अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हम लोग करते हैं विट्रोफ्ट्राइड। विट्रोफ्ट्राइड में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होती है एंडोथेलियल सेल इंजरी, फिर एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो, फिर हाइपर कोआगुलेबिलिटी। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल इंजरी होती है, तो हमने ऑलरेडी कह चुके हैं ना कि जब एंडोथेलियल सेल इंजरी होगी तो हमारे पास जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो जो एंडोथ्रोम्बिन 3 वगैरह हो गए, या हमारे पास जो प्रोटीन सी वगैरह हो गया, उनकी इनएक्टिवेशन हो जाएगी और हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, ये चीज़ें। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद जो एंडोथेलियल सेल इंजरी की कॉजेज़ हो सकती हैं ना, कि मतलब कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोई कैंसर की न्यूप्लेजिया वगैरह। ठीक है? हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया वगैरह। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो में हमारे पास दो नॉर्मली जो होता है लेमिनर ब्लड फ्लो होता है। अब एबनॉर्मल ब्लड फ्लो में या तो स्टेसिस हो जाएगी या तो हमारे पास टर्बुलेंस हो जाएगी। टर्बुलेंस मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, स्टेसिस मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। अब टर्बुलेंस जो है ना, उस दोनों की वजह से हमारे पास सेल इंजरी हो सकती है ना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेसिस हो गई है ना, जब स्टेसिस हो जाएगी तो हमारे पास, अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बीच में जाते हैं, और जो प्लाज्मा होता है ना, वो हमारे पास क्लियर जोन ऑफ प्लाज्मा होता है विद एंडोथेलियल सेल। मतलब ये ब्लड के कंपोनेंट्स जो हैं वो बीच में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा होता है, यहाँ पे प्लाज्मा होता है, और फिर एंडोथेलियल होता है ना, यहाँ पे नॉर्मली होता है। एक स्टेसिस में ये डिस्टर्ब हो चुके होते हैं ना। अब अगर हमारे पास स्टेसिस होगी ना, तो 3 चीज़ें होंगी। एक, ये हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ना, उनको एक्टिवेट करना शुरू हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड, ये क्या करेगा कि ये हमारे पास जो प्लेटलेट और लिम्फोसाइट्स जो है ना, ल्यूकोसाइट्स सॉरी, उनकी जो इंटरेक्शन विद दी एंडोथेलियल होंगी ना, एंडोथेलियल सेल्स, वो भी इंक्रीज करवा देगा। और थर्ड, ये क्या करेगा कि ये हमारे पास वॉशिंग आउट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब कॉजेज ऑफ एग्जांपल्स ऑफ जो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है, तो इसमें हाइपरटेंशन आ जाता है, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया वगैरह, माइटोस्टेनोसिस वगैरह, एमआई वगैरह आ जाएगा। ठीक है? फिर हाइपर कोagulability आ जाती है ना। हाइपर कोagulability में हमारे पास प्राइमरी होता है और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम जेनेटिक भी कहते हैं, सेकेंडरी को हम एक्वायर्ड कहते हैं ना। प्राइमरी में हमने 3 क्लासेस बनाई हैं, कॉमन, रेयर एंड वेरी रेयर। कॉमन में हमने फैक्टर 2, फैक्टर 5, इसके अलावा फैक्टर 2 और फैक्टर 5 की म्यूटेशन हो जाती है, और जो फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 1 की हमारे पास लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये हमारे पास कॉमन हो गया। अगर हम रेयर की बात करें तो प्रोटीन सी, प्रोटीन एस की हमारे पास डिफिशियंसी हो जाती है, और या तो हमारे पास एंटीथ्रोम्बिन 3 की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है? और जो अगर हम लोग वेरी रेयर की बात करें ना, तो इसमें हमारे पास वो होता है फिब्रोलाइसिन डिफिशियंसी हो जाती है, और या तो हमारे पास हेमोजाइगस हीमोक्रिस्टिनुरिया वगैरह हो जाते हैं, होमोजाइगस हेमोक्रिस्टिनुरिया। ठीक है? सेकेंडरी में ना हमारे पास लाइक हाई रिस्क होते हैं और लो रिस्क होते हैं ना। तो हाई रिस्क में हमने जो डिजीज़ की है ना, इसमें मेनली वो चीज़ें आती हैं, एमआई वगैरह हो जाता है, कैंसर वगैरह हो जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशंस हो जाती हैं, एंडोकार्डाइटिस वगैरह आ जाता है, कैंसर वगैरह, डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन वगैरह। ठीक है? और जो हमारे पास लो रिस्क है ना, तो इसमें हमारे पास लाइक सिंपल डिजीज़ जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, जैसे हमारे पास लिवर सिरोसिस वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, सिकल सेल एनीमिया वगैरह, कार्डियोमायोपैथी वगैरह आ जाएगा। ठीक है? इसमें ज़रा रट्टा मार लेना ये सेकेंडरी वाले में क्या है, या तो प्रोलॉन्ग रेस्ट है, या तो कोई एमआई वगैरह है, या फिब्रिलेशन, या कैंसर, या डीआईसी, और इसमें जो है हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कार्डियोमायोपैथी, स्मोकिंग और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है? अच्छा, फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास आती है प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन के बाद हमारे पास आती है एम्बोलाइजेशन, एम्बोलाइजेशन के बाद हमारे पास आते हैं डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन के बाद जो फोर्थ है दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनलाइजेशन। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनलाइजेशन। अच्छा, अब थ्रोम्बाई के जो है ना टाइप्स होती हैं ना। एक हमारे पास जो थ्रोम्बाई होता है ना, तो उसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रोम्बाई की टाइप्स ना। मॉर्फोलॉजिकली हम लोग डिवाइड करते हैं, और हम लोग जो है ना लाइक क्लिनिकली हम लोग डिवाइड करते हैं ना। तो मॉर्फोलॉजिकली में हमारे पास दो आते हैं, एक पेल होता है और एक रेड होता है ना, रेड थ्रोम्बाई एंड पेल थ्रोम्बाई। और जो दूसरा है ना मॉर्फोलॉजिकली एंड क्लिनिकली ना, क्लिनिकल में आर्टीरियल है, वीनस है, और कार्डिक थ्रोम्बाई है। ठीक है?
अब हम सबसे पहले कर लेते हैं पेल और रेड वाला ना। तो पेल ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास ड्राई होगा, ये हमारे पास वेट होगा, ये हमारे पास येलोइश रेड होगा, ये हमारे पास रेड होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिब्रिन, प्लेटलेट और हमारे पास आरबीसी होंगे, लेकिन आरबीसी बहुत कम होंगे और रेड में आरबीसी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो होता है ना, ये हमारे पास आर्टरीज में होता है और ये हमारे पास वेन्यूल्स वगैरह में होता है, ठीक है। और दैट्स इट। फिर हमारे पास आता है क्लिनिकल टाइप्स ना। तो क्लिनिकल टाइप्स में हमारे पास कार्डिक आ जाता है। कार्डिक मतलब कि हार्ट की बॉल्स में कोई थ्रोम्बस आ गया तो कार्डिक थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है। अच्छा, कार्डिक थ्रोम्बोसिस जो होता है ना, ये हमारे पास इसमें जो इसमें एम्बोलाइजेशन की वो प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये ब्रेक डाउन कर सकता है ना। अच्छा, फिर हमारे पास आता है आर्टेरियल ना। तो आर्टेरियल मतलब जो आर्टरीज होती हैं ना, तो उनमें लाइक जैसे लार्ज या मीडियम साइज आर्टरीज हो गई, जैसे कोरोनरी आर्टरी हो गया, अयोटा वगैरह हो गया, या कैरोटिड आर्टरीज हो गई, इनमें हमारे पास आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है। जो वीनस है ना, वीनस थ्रोम्बोसिस मेनली या सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस होता है या डीप होता है ना। और जो वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो बिलो द सेफिनस वेन होती है, सुपरफिशियल में ना हमारे पास सेफिनस होती है, और डीप में हमारे पास जो पॉप्लिटियल हो गया, इलियक हो गया, फीमोरल वगैरह आ गया, ठीक है। डीप में पॉप्लिटियल, फीमोरल एंड डीप में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पॉप्लिटियल, फेमोरल एंड इलियक, ठीक है। अब जो हमारे पास सुपरफिशियल होता है ना, ये एम्बोलाइजेशन इसकी लाइक नहीं होती ना, मतलब इट डू नॉट हैव कैपेबिलिटी ऑफ एम्बोलाइजेशन। और ये हमारे पास ऑब्वियसली अगर सुपरफिशियल है ना, तो हमारे पास वो जगह पेनफुल हो जाएगी, इसके आगे जो एरिया होगा उसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी, कंजेशन वगैरह आ जाएगी, ठीक है। और लोकल इंजरी, लोकल कंजेशन, स्वेटिंग नहीं है, स्वेलिंग है, और पेनफुल वगैरह हो जाएगा, एम्बोलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास प्रीडिस्पोजिंग टू इन्फेक्शन और अल्सर, वेरिकोज वगैरह, ठीक है। और डीप जो होता है ना, वो पेनफुल होता है, एम्बोलाइजेशन उसमें जो होती है वो हो सकती है, सुपरफिशियल में नहीं थी ना। और पेन वगैरह भी होता है। और जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसमें वो फीमोरल और इलिक वगैरह ये चीज़ें आ रही है ना, तो इसमें एंकल और फुट जो होता है वो स्वेल हो जाता है, और जब हम फुट को डॉर्सिफ्लेक्स करते हैं ना, तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ना। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास वेन्स में अगर थ्रोम्बस बनेगा तो उसको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहेंगे ना। और एक हमारे पास ये जो दूसरा था ना, इसको हम कह रहे थे फ्लीबोथ्रोम्बाइसिस। फ्लीबोथ्रोम्बोसिस मतलब कि वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डीवीटी जो है ना, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, एक हम अल्ट्रासाउंड डॉपलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक जो है हम लोग वीनोग्राफी करते हैं। क्या क्या करते हैं डीवीटी के लिए, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर एंड वीनोग्राफी। थैंक यू।